Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Ayush and you're watching Law Prep by iQuanta. So in our today's video, we are going to discuss one of the most important areas of legal reasoning, that is principle based questions from the Indian Contract Act. So if you ever get confused with terms like offer, acceptance, consideration, free consent, or if you struggle applying legal principles to facts, then this is a must watch video for you. We'll be solving CLAT level questions, not just giving the right answer, but explaining to you like how to think like a topper. So sit with your notebooks and trust me, by the time we'll be done with this, you'll be having much more confidence over how to solve these reasoning based questions from Indian Contract Act. So stay tuned till the very end and let's start solving some reasoning based questions. So let's begin with our first question. So let's see what the principle says. Students, make sure that while attempting any question from legal reasoning, you have to go through this principle very properly, right? If you are able to, interpret the principle properly, you will be able to definitely figure out the right answer from any of these four options, right? So you need to understand this principle very properly, very carefully, all right? So let's go through this principle. The principle, it says, a contract is void if one party is disqualified by law. Very simple principle, that a contract is void if one party is disqualified by law. So students, प्रिंसिपल ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट void होगा अगर एक पार्टी, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, अगर उनमें से कोई भी एक पार्टी ऐसी है जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, और अगर आप ऐसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो फिर वो void कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, प्रिंसिपल ये कह रहा है. क्वेश्चन सेज अ ल्यूनेटिक एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज हाउस, द कॉन्ट्रैक्ट इज. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि हम मतलब देखो, सिंपल सी बात क्या है कि आप लोग प्रिंसिपल तो हमने गो थ्रू कर लिया. ठीक है, प्रिंसिपल से हमें ये समझ में आ गया कि अगर कोई भी पार्टी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होगी और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. ठीक है, तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट सेक्शन 10 मोस्टली. ठीक है, सेक्शन 10 दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. उसमें एक पॉइंट आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का. ठीक है, जिसमें कुछ ऐसी पार्टीज के बारे में बता रखा है जो कि who are not eligible to contract, जैसे कि a person of unsound mind या फिर a person in intoxication state. ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि अगर कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड का, उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, एक्सेप्शन उसमें ये दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में ये एक्सेप्शन है कि हाँ, अगर उस ल्यूनेटिक, वो कोई पर्सन अगर ल्यूनेटिक है बट अगर वो किसी ऐसे टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जब उस टाइम पे वो नॉर्मल फील कर रहा है, जिस टाइम पे उसको पागलपन का दौरा नहीं आ रखा है, ठीक है, तो तब उस केस में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. ठीक है, बट यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड है. ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये दिया हुआ है, अ ल्यूनेटिक एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज हाउस, द कॉन्ट्रैक्ट इज. तो क्या होगा, एक ल्यूनेटिक इज अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. और कौन कौन होता है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ? कोई अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, कोई कन्विक्ट अगर है, ठीक है, किसी पे कोई केस का कोई अक्यूज था बट अब वो केस कन्विक्ट हो चुका है इस केस का. ठीक है, तो ऐसा पर्सन भी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होता है. तो वो मतलब और कैटेगरीज हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एज अ हेडिंग, उसके अंडर कौन कौन आते हैं. तो हमने जैसे डिस्कस किया अभी कि कोई अगर बैंकरप्ट हो गया या फिर सपोज अगर कोई कन्विक्ट हो गया है, कोई फॉरेन एम्बेसडर है, वो सब लोग भी होते हैं. सिमिलरली अ ल्यूनेटिक इज ऑल्सो अ पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अभी यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं हुई है कि ये वैसे ल्यूनेटिक था बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता था उस टाइम ये ठीक फील करता. इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी हुई है. ठीक है, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है. व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई हमें बस उतनी इन्फॉर्मेशन तक हमें सीमित रहना है और उसी में आंसर डिटरमाइन करना है. तो द गिवन इन्फॉर्मेशन, इफ यू ट्राई टू फिगर आउट द राइट आंसर, द आंसर वुड बी व्हाट. सिंपल सी बात है कि आंसर होगा. प्रिंसिपल ही कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ वन पार्टी इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, है ना. तो जब प्रिंसिपल ही ये बात बोल रहा है और क्वेश्चन कह रहा है अ ल्यूनेटिक एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ल्यूनेटिक मींस अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, द आंसर वुड बी वॉइड. ठीक है, अब एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. करेक्ट आंसर इज बी वॉइड. एक्सप्लेनेशन भी एक बार आप लोग देख लो. कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड आर वॉइड. ऑलराइट, सो वेरी इजी क्वेश्चन. देखो हम लोग ऐसे ही करेंगे, डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं कि आपको पहले ही एकदम क्लैट लेवल का भयंकर सा क्वेश्चन ला के दे दें, ऐसा नहीं होता है. स्टेप बाय स्टेप होता है. ठीक है, पहले हम लोग को छोटे कंसेप्ट्स में अपनी पकड़ अच्छी से बनानी है और इवेंचुअली वही छोटे कंसेप्ट से आगे जाके बड़े बन के इवॉल्व होते हैं ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इट सेज ऑफर लैप्सेस ऑन डेथ ऑफ ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस. ठीक है, सिंपल, अच्छे से प्रिंसिपल को आप लोग फॉलो कर लो एक बार. प्रिंसिपल इज सेइंग ऑफर लैप्सेस ऑन डेथ ऑफ ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस. ठीक है,
क्वेश्चन इट सेज ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बी बिफोर बी एक्सेप्ट्स ए डाइज, इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो जनरली क्या होता है, अगर सपोज किसी पर्सन ने कुछ ऑफर किया है, ठीक है, अगर उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो ऑफरर था वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इस केस में ना क्या होता है कि अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया है और एक्सेप्ट होने के बाद ऑफरर की डेथ हुई है, तो इस केस में जो ऑफरर के लीगल हायर्स होंगे या जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दे विल बी बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, बट ये कब होगा, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है ऑफरर की डेथ से पहले। ठीक है, बट व्हाट द प्रिंसिपल इज सेइंग हियर कि ऑफर लैप्सेस ऑन डेथ ऑफ ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि कोई भी अगर ऐसा ऑफर है, ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, डेथ से पहले, ऑफरर की डेथ से पहले, वो ऑफर लैप्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो ऑफर वॉइड हो जाता है या फिर वो ऑफर रहता ही नहीं है। तो प्रिंसिपल इज सिंपली सेइंग, एक बार फिर समझ लो, प्रिंसिपल सिंपल ये कह रहे हैं कि ऑफर लैप्सेस ऑन डेथ ऑफ ऑफरर। ठीक है, ऑफर खत्म हो जाता है, कब खत्म हो जाता है, ऑन डेथ ऑफ ऑफरर, ऑफरर की डेथ के साथ, बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, अगर एक्सेप्टेंस हो चुकी है, उस केस में फिर जो ऑफरर के लीगल हायर्स होते हैं, दे आर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट अब यहां पे हम लोग पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं कितनी दी हुई है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कितनी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, हम जब इंफॉर्मेशन हमें पूरी पता चल जाएगी, उसी के बाद वी विल बी एबल टू डिटरमाइन द राइट आंसर। सो द क्वेश्चन इट सेज ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बी, ऑलराइट, बिफोर बी एक्सेप्ट्स ए डाइज, इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ठीक है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ऑफर लैप्सेस ऑन डेथ ऑफ ऑफरर। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ए ने ऑफर किया है अपनी बाइक बी को सेल करने के लिए, बट बी इससे पहले कि एक्सेप्ट करता, ए की डेथ हो गई। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वेश्चन में क्या होगा, प्रिंसिपल कह रहा है ऑफर लैप्सेस, यानी कि ऑफर तो लैप्स हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली ऑप्शन वो वाला फिगर आउट करना है जिसमें ऑफर लैप्स का कुछ मेंशन मिले हमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज सेइंग यस कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हियर, नहीं। ठीक है, अगर बी एक्सेप्ट कर लेता कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ए की डेथ कॉज होती, तब तो ए होता आंसर। ठीक है, बट इस केस में एक्सेप्टेंस से पहले ही ऑफरर की डेथ हो गई है, तो इसलिए द लीगल हायर्स दे आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। देन ऑप्शन बी इज सेइंग नो ऑफर लैप्सेस, ऑप्शन सी इज सेइंग यस इफ बी एक्सेप्ट्स इमीडिएटली, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन ऑफर टाइप। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ, सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, नो ऑफर लैप्सेस एज द प्रिंसिपल इज सेइंग। नाउ लेट्स गो थ्रू द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, नो ऑफर लैप्सेस। एक्सप्लेनेशन देख लेते एक बार, ऑफर लैप्सेस ऑन डेथ ऑफ ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल पहले देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल इज सेइंग कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द promisee, consideration must move from the promisee. All right, so let's go through the question. The question is saying A promises to pay B if C builds a house for him. ठीक है, is this promise enforceable? All right students, so the question is quite easy. अभी तक हमने दो क्वेश्चंस किए, तीसरा है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे, बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिफिकल्टी लेवल लेके भी चलेंगे। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने दो क्वेश्चन में मैंने आप लोगों की एक मतलब ठीक ठाक हेल्प करी थी। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज कि इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करो, 2-3 मिनट का टाइम लो, ठीक है, अच्छे से देखो इसमें क्या है, और देन वील बी जंपिंग टू द करेक्ट आंसर एंड देन एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, सही से अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस द करेक्ट आंसर। सो एज द प्रिंसिपल इज सेइंग दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। ठीक है, तो प्रोमिसी कौन होता है, यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, देखिए, प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी। सी स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो स्टूडेंट्स, यहां पे कौन कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व है, अ पार्टी ए, ठीक है, ए द पार्टी एंड बी, ठीक है, और एक पार्टी यहां पे और हमें दिख रही है, ये सी। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए प्रोमिसेस टू पे बी, A promises to pay B if C builds a house for him. Is this promise enforceable? All right. So, students, section 2D of the Indian Contract Act, section 2D, what it says कि ठीक है, for any
promise to be enforceable the consideration must move from the promisee. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई A प्रॉमिस करता है B को पे करेगा वो, ठीक है. if C builds a house for him, तो is this promise enforceable? तो ये क्या promise enforceable होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज व्हाट द प्रिंसिपल इज सेइंग दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी. ठीक है, कंसिडरेशन प्रोमिसी से मूव करनी चाहिए. ठीक है, तो हु इज द प्रोमिसी हियर? प्रोमिसी इज द पार्टी बी. ठीक है, ए इज द प्रोमिसर, बी इज द प्रोमिसी. ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी. बट क्या इस क्वेश्चन में जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी मूव कर रहा है? नहीं, बिकॉज द कंसिडरेशन दैट इज बीइंग मूव्ड बाय दिस पार्टी, द पार्टी सी. ठीक है, आप दोबारा क्वेश्चन देखो. ए प्रोमिसेस टू पे बी. ठीक है, ए प्रॉमिस करता है कि वो बी को पे करेगा अगर सी बिल्ड्स अ हाउस फॉर हिम. अगर ये हाउस बनाएगा तो फिर बी क्या कर रहा है? बी को तो पेमेंट मिल रहा है, घर तो सी बना रहा है, तो बी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया. तो फॉर एनी प्रॉमिस टू बी इन्फोर्सिएबल द कंसिडरेशन इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी. ठीक है, ये एक बहुत रिक्वायर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, याद रखना हमेशा ये. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, दैट इज नॉन इन्फोर्सिएबल. ऑलराइट, सो लेट्स गो थ्रू द करेक्ट आंसर एंड लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. बी, नो. ठीक है, एक्सप्लेनेशन. कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और समवन ऑथराइज्ड. अगर हाँ किसी ने अगर प्रोमिसी ने किसी को ऑथराइज कर रखा है, कोई उसका एजेंट है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, कोई रिलेटिव है, या कोई उसका लीगल हायर है, तब ठीक है. बट और अगर वो चीजें भी क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होनी चाहिए. इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है. हम अपना दिमाग लगाते तो उसमें भी गलत कर सकते थे कि हम लोग खुद से ही प्रिज्यूम कर लेते कि सी बी का कुछ रहा होगा, सी बी का लीगल हायर रहा होगा. अबे खुद से नहीं कुछ एज्यूम करना है. अगर क्वेश्चन में हमें दिया है तो हमें वो अप्लाई करना है. अदरवाइज हमें जो फैक्ट्स क्वेश्चन में दिए सिर्फ उतने तक स्टिक रह के उतना ही पोर्शन अप्लाई करना है. ऑलराइट, सो विद दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से देखो स्टूडेंट्स. 3 क्वेश्चन हमने किए, 3 क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट है ना. तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन. द प्रिंसिपल इट सेज कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशंस आर वॉइड एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशंस आर वॉइड एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस. ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि फॉर एनी प्रॉमिस टू बी इन्फोर्सेबल देयर दिस कंसिडरेशन इट इज अ मस्ट. ठीक है, चाहे थोड़ी हो, ठीक है, चाहे कम हो, ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन होनी जरूर चाहिए. ठीक है, बट हाँ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पे आप बिना कंसिडरेशन के भी एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो. ठीक है, जैसे फॉर सर्टेन एग्जांपल्स, अगर मान लो किसी ने पास्ट कंसिडरेशन कर रखा है, किसी का कुछ पास्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है, या सपोज any agreement या any contract which is being made out of natural love and affection. ठीक है, तो इस तरीके से certain conditions are there, certain exceptions are there where any contract without consideration can be made enforceable. ठीक है, अब प्रिंसिपल वही कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशंस आर वॉइड एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, यानी सर्टेन केसेस में वो वैलिड हो सकता है. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं. सो द क्वेश्चन इज सेइंग ए प्रोमिसेस टू गिफ्ट बी ₹10,000 विदाउट कंसिडरेशन. ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स क्वेश्चन को और फैक्ट्स को हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है. यहां पे फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि ए प्रॉमिस करता है टू गिफ्ट बी ₹10,000. ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, कि भाई मैं बी को 10,000 रुपए दूंगा और उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में. ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड. ठीक है, अब हमें ये फिगर आउट करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा तो दिया नहीं है कि ए बी का रिलेटिव था या आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कर रहा है या कैसे कर रहा है, उतना हमें दिया नहीं है. तो हमें अगेन स्टिल सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना है. क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दे जो कि बहुत लिमिटेड है उसको हमें अच्छे से फॉलो करना है. और एक बार ऐसे केस में सारे ऑप्शंस हमें देखने हैं. ठीक है, सारे ऑप्शंस इसलिए देखने हैं ताकि हम जो भी प्रिंसिपल और क्वेश्चंस में जो फैक्ट्स प्रोवाइडेड हैं उनको जब हम फिगर आउट करेंगे तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट हम ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे. कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट होगा ऐसे केसेस में. ठीक है, क्योंकि भाई देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशंस आर वॉइड. ठीक है, अब यहाँ पे कंसिडरेशन तो है नहीं, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस. तो यहाँ वो सर्टेन केस, वो कौन सा जो एक्सेप्शनल केस है, क्या वो ए और बी में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम जब सारे ऑप्शंस देखेंगे तब हम लोग इस तक फिगर आउट कर पाएंगे. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज सेइंग यस ऑलवेज. ठीक है, ए प्रोमिसेस टू गिफ्ट बी ₹10,000 विदाउट कंसिडरेशन, इज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड. तो ऑप्शन ए इज सेइंग यस ऑलवेज, हमेशा वैलिड होगा. ऑप्शन बी इज सेइंग नो अनलेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. ऑप्शन सी इज सेइंग यस इफ वर्बल.
ऑप्शन डी इज सेइंग नो अनलेस डिड सम एक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें एक्सप्लिसिटली ये चीज मेंशन्ड है कि एनी सच अग्रीमेंट, एनी सच अरेंजमेंट, इट शुड बी ऑलवेज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। ठीक है, वर्बल नहीं चलता है, ऑलवेज नहीं होता है। ऑलवेज क्यों नहीं होता है कि जब तक वो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर राइटिंग रजिस्टर्ड है, ए ने जो प्रॉमिस किया है गिफ्ट बी को, ठीक है, अगर इसने वो उसको लिख रखा है और रजिस्टर्ड करवा रखा है, तब इस केस में ये एक्सेप्शन यहाँ वो मतलब अप्लाई हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट अगर ये राइटिंग एंड रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ एक वर्बल एग्रीमेंट है, ठीक है, या फिर सिर्फ मतलब वही जबानी कुछ इस तरीके का है, मुंह बोला कुछ है, तो इस केस में ये वॉइड ही होगा। ठीक है, नहीं वैलिड होगा। तो आई होप आप लोग को अभी तक सारा समझ में आ रहा होगा और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इज बी, unless in writing and registered, the same thing which we talked about just now. So explanation is क्या करिए, some promise without consideration are valid if made in writing and registered, again the same thing. Now students, the next question is principle अच्छे से देख लेते हैं। Principle is saying fraud vitiates consent। ठीक है, fraud vitiates consent. So question को ध्यान से देख लेते हैं। Question is saying A sells a car to B हाइडिंग द फैक्ट दैट इट वॉज स्टोलन। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ठीक है, तो आंसर इज सेइंग यस, ऑप्शंस आर सेइंग यस, ऑप्शन इज सेइंग यस, ऑप्शन बी इज सेइंग नो, वॉइडेबल ड्यू टू फ्रॉड, ऑप्शन सी इज सेइंग यस इफ बी वॉज अनअवेयर, ऑप्शन डी इज सेइंग void ab initio। तो बेसिकली स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज अबाउट द इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको जैसे पता है कि फ्री कॉन्सेंट की हेडिंग में, ठीक है, अंडर द फ्री हेडिंग ऑफ फ्री कंसेंट, ये हमने अपनी क्लासेस में भी कवर किया, यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी डाला, आप लोग देख सकते हो। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसेंट होती है वो हमेशा फ्री होनी चाहिए, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, सेक्शन 10 में यही प्रोवाइडेड है कि द कंसेंट इट शुड बी फ्री। ठीक है, किन केसेस में कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी? अगर किसी कंसेंट में कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, अगर ये फैक्टर्स किसी कंसेंट में इन्वॉल्व है, अगर किसी कंसेंट में कोअर्शन है, कोअर्शन मतलब क्या होता है, थ्रेट या फिर फोर्स। ठीक है, देन अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि अ पर्सन इज इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन देन यू। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन मिसरिप्रेजेंटेशन, देन फ्रॉड, देन मिस्टेक। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कंसेंट में अगर इन ये एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए हैं या इनमें से कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एक पार्टी की विश पर वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। ठीक है, कौन सी पार्टी? जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। ठीक है, जिसकी इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, इनमें से कोई भी अगर एक फैक्टर इन्वॉल्व हो गया था, तो अगर वो पर्सन चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती है वैलिड, एग्जीक्यूट होने दे सकती, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती, वॉइड कर सकती। ठीक है, अब इसी इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट में हमें बस ये देखना है कि किस इफेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, किस इफेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या इफेक्ट आ रहा है? इस क्वेश्चन में इफेक्ट की बात हो रही, फ्रॉड की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमें बस ये श्योर होना चाहिए कि फ्रॉड, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी कंसेंट में फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो वो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा, वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा। वैलिड तो देखो नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो अब हमें ये फिगर आउट करना है वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एनी कंसेंट इन विच द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड इज इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे यहां पे क्या फ्रॉड करा ए ने? ए सेल्स अ कार टू बी हाइडिंग द फैक्ट दैट इट वाज स्टोलन। ए ने एक चोरी की कार बी को बेच दी, जबकि बी को नहीं पता था कि वो चोरी की कार है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? तो ऑप्शंस आर सेइंग यस, B is saying no, voidable due to fraud. Option C is saying yes if B was unaware, and option D is saying void ab initio, right? So students, the correct answer as हमने अभी जो देखा कि इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर किसी भी कंसेंट में फ्रॉड इन्वॉल्व है तो उसमें क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ठीक है, जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा है, पढ़ा हुआ है, हमने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो लेट्स गो टू द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज द सेम थिंग विच वी डिस्कस जस्ट नाउ, दैट नो, वॉइडेबल ड्यू टू फ्रॉड। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या कह रही है, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज नॉट फ्री, सो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोअर्शन, ठीक है, और यूनिलेटरल मिस्टेक,
इन अगर किसी भी कंसेंट में ये वाले एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ना, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या क्या, अगर किसी भी कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, यूनिलेटरल मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक भी दो तरीके की होती है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अगर किसी भी कंसेंट में बायलेटरल मिस्टेक है, ठीक है, बायलेटरल मिस्टेक हो रही है, तब उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वो टोटली वॉइड होता है। अदरवाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड यूनिलेटरल मिस्टेक, इन अगर किसी भी कंसेंट में ये वाले एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए तो वो वॉइडेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो वॉइड होगा, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को अभी ये मतलब बहुत इजीली समझ अब आ गया होगा। सो moving towards the next question is saying, let's go to the principle first, that communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person, ठीक है। A communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person, यानी कि सपोज मैंने आपको ऑफर किया कि क्या आप मेरा फोन लोगे 20,000 रुपए में, ठीक है। तो जब मेरा ये जो ऑफर है, जब ये आपके पास कम्युनिकेट हो जाएगा, वेदर इन टर्म्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट कुड बी रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसमीटर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो जैसे ही आपकी नॉलेज में आ जाएगा ना कि हाँ आयुष ने एक 20,000 में अपना फोन देने का ऑफर किया है, तब वो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट बन जाएगी। जब तक वो आपकी नॉलेज में नहीं आया है तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए ऑफर्स बाय ईमेल, ठीक है, बी रिसीव्स ईमेल आफ्टर ऑफिस आवर्स when is offer completed। so students, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है, मज़ेदार क्वेश्चन आया है, एंड आई होप कि आप लोग को you will be able to figure out the correct answer। so take your time, pause this video for 2 minutes and see that if you are able to determine the right answer। so students, आई होप आप लोगों ने अभी तक इसे कर लिया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। अगेन लेट्स गो टू द क्वेश्चन। इट सेज दैट ए ऑफर्स बाय ईमेल, बी रिसीव्स ईमेल आफ्टर ऑफिस आवर, व्हेन इज ऑफर कंप्लीट। तो ऑफर कब कंप्लीट आएगा, ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब ए उस ईमेल को खोल लेगा, ठीक है, खोल के पढ़ लेगा। तो अब क्या है, ऑब्वियसली नहीं, सॉरी, खोल के पढ़ नहीं लेगा। अब होता क्या इस केस में, अगर वो जैसे ही इनबॉक्स में आ गया ना, यानी कि आपके इनबॉक्स में डिलीवर्ड हो गया, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है ऐसे केसेस में। जैसे कि मतलब हमने देखा है कि जब हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रहे थे, तब हमने क्या पढ़ा था, लेटर बॉक्सेस का हम लोग लेते थे, लेटर्स का, क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो इलस्ट्रेशंस प्रोवाइडेड थी, उसमें थ्रू पोस्ट की ही थ्रू कम्युनिकेशन हो रखा था, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते थे कि सपोज ए को अपनी लैंड बेचनी है, तो उसने एक लेटर पोस्ट किया बी को, ठीक है। तो जैसे ही बी को वो लेटर रिसीव हो जाएगा, वो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब वो ईमेल आ जाएगा, जब वो ईमेल जैसे ही रिसीव हो जाएगा बी के पास, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते एक बार क्या क्या कह रहे हैं। व्हेन इज द ऑफर कंप्लीट, सो इट व्हेन सेंट, व्हेन रीड, व्हेन ईमेल एंटर्स इन इनबॉक्स, और नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी व्हेन ईमेल एंटर्स इनबॉक्स, आंसर सी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, दैट इज व्हेन इट रीचेस इनबॉक्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब भी आप लोग को ईमेल आता है तो एक नोटिफिकेशन आता है कि वी हैव रिसीव्ड एन ईमेल, ठीक है, हमको एक ईमेल आया है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड एट द पॉइंट व्हेन यू हैव रिसीव्ड दैट, व्हेन इट हैज एंटर्ड योर दिस इनबॉक्स, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग पोस्ट का एग्जांपल देखते थे, तो जैसे ही हमको वो चिट्ठी रिसीव हो गई, बेशक हमने वो पढ़ी हो ना पढ़ी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, अगर वो चिट्ठी हमारे पास रिसीव हो गई है तो इट वुड डीम कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड। ऑलराइट, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज principal is saying that performance of existing duty is not good consideration, ठीक है। तो again let's go to this principle. The principle is saying that performance of existing duty is not consideration, ठीक है। Now let's go towards the question. So the question is saying that A promises to pay B extra 1,000 for completing work he is already bound to do, ठीक है। तो is this promise valid, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, प्रिंसिपल को थोड़ा सा यू विल नॉट फाइंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी यूजुअली ऑफन एनीवेयर, बट बिकॉज ऑफ योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी दीज क्वेश्चंस आर मस्ट। सो अच्छे से इनको अटेम्प्ट करो। देखो, बहुत आपको सिर्फ प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करना है। प्रिंसिपल को अगर आप इंटरप्रेट कर ले जाओगे ना, तो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द राइट आंसर। और प्रिंसिपल को बस ठीक से समझने के लिए यू जस्ट नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो जितना हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उतना ही आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ए प्रोमिसेस टू पे बी एक्स्ट्रा 1000 फॉर कंप्लीटिंग वर्क दैट ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। सो इज दिस प्रॉमिस वैलिड? ठीक है, अभी प्रिंसिपल पढ़ो और वापस से वो प्रिंसिपल अप्लाई करो जो हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन की। प्रिंसिपल कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज नॉट गुड कंसिडरेशन। इज नॉट गुड कंसिडरेशन का मतलब है कि कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, नहीं मानी जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी यानी कि कुछ ऐसा जो आप ऑलरेडी यू आर बाउंड टू डू। ठीक है, अब जैसे सपोज आप क्लैट एस्पिरेंट्स हो, तो यू आर बाउंड टू स्टडी। ठीक है, आप लोग को पढ़ना है, पढ़ के आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर। पढ़ोगे तो आपका अपना ही एग्जाम क्लियर होगा, आप ही को आगे अच्छा कॉलेज मिलेगा और आप ही का अच्छा फ्यूचर होगा, है ना। अब सपोज आप लोग कहते हो कि सर हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं, हम आपको 20,000 रुपये देंगे। ठीक है, नहीं, सपोज आप लोग कहते हो कि सर हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते हैं, आप हमको 20,000 रुपये देना, बदले में हम हमारी क्लैट की पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो इज दिस अ वैलिड कंसिडरेशन? ऑब्वियसली नो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट। ठीक है, तो सिमिलरली इसी क्वेश्चन में ए प्रॉमिस करता है कि वो बी को एक्स्ट्रा 1,000 रुपये देगा कुछ ऐसा करने के लिए जो बी ऑलरेडी करने के लिए बाउंड है, जो बी को ऑलरेडी करना है। ठीक है, तो is this promise valid? तो obviously this is not a valid contract, this is not a valid promise because principal ही ये बात कह रहा है, यही आंसर छुपा हुआ है कि it is not good। ठीक है, not good consideration मतलब कि valid ही नहीं है consideration। ठीक है, तो हमको बस यहाँ पे आंसर डिटरमाइन करना है नो वाला। 3 यस दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट द करेक्ट आंसर वुड बी नो। ठीक है, देखो आंसर नो। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी इज नॉट गुड कंसिडरेशन। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल, देखिए फिर से अगेन फॉलो द प्रिंसिपल वेरी रिलीजियसली, राइट। सो प्रिंसिपल इज सेइंग अग्रीमेंट विदाउट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस इज वॉइड। ठीक है, अग्रीमेंट टू क्रिएट agreement without intention to create any legal obligation is void. A and B agree to meet for picnic but no legal consequences. Is this a contract? ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल सा हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस में कवर कर रखा है स्टूडेंट्स। एंड इनफैक्ट मैंने वीडियोस भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे वीडियोस भी डाला यूट्यूब पे, आप लोग देखना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। एज वी ऑलरेडी नो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है, एसेंशियल्स में क्या क्या होते हैं कि देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसी के साथ ना इम्प्लाइडली एक और कंडीशन होती है ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ ही, कि देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब ये कैसे डिटरमाइन होगा कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन था या नहीं? उसके लिए हमने मतलब काफ़ी सारे कंसेप्ट्स पढ़े, मतलब इसके अराउंड के हमने एग्जांपल्स काफ़ी सारे अच्छे से लिए हैं। देन हमने इसका एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस करा था बाल्फर वर्सेस बाल्फर, हस्बैंड वाइफ का, जिसमें हमने बेसिकली वो केस लॉ ही इसी चीज़ के लिए था कि हम किन किन अग्रीमेंट्स को या किन अरेंजमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ठीक है, और किन को हम एक बहुत ही जनरल जनरल अग्रीमेंट जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, जो दोस्तों के बीच में होता है। अब जैसे सपोज मैं मेरे दोस्त को फ़ोन करके कहता हूँ कि हाँ भाई 7 बजे दोनों भाई पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। ठीक है, वो कहता है ठीक है चलेंगे। अब मैं 7 बजे नहीं जाता हूँ, तो क्या वो मुझे स्यू कर सकता है इस चीज़ के लिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो किन केसेस में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है, किस में नहीं है, ये हमें डिटरमाइन करना होगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक अग्रीमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये एसेंशियल होता है कि देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। तो अब यहाँ पे ए और बी अग्री करते हैं कि वो पिकनिक पे जाएंगे, लेकिन कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं फेस करना चाहते। ठीक है, तो इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट? तो ऑब्वियसली नो, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो आंसर इज बी, नो। एक्सप्लेनेशन इज सेइंग सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स विदाउट लीगल इंटेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, then moving towards the next question. The next question is saying principle, go through the principle first, that is mistake of fact makes contract void. All right,
mistake of a fact, it makes a contract void. So the question is saying that A and B enters contract based on belief that a ship has cargo, but it was destroyed. ठीक है, तो is this contract, what is this contract? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने दो क्वेश्चन पहले ही एक चीज कवर करी थी जब हम इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे कि किन केसेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा और किन केसेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी कॉन्सेंट में कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और यूनिलेटरल मिस्टेक इन्वॉल्व है, उन केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। बायलेटरल मिस्टेक अगर होती है तो वॉइड होता है। ठीक है, तो अब मैंने आप लोग को अगेन वो चीज़ याद दिला दी, तो आई होप कि अब आप इसका सही आंसर अटेम्प्ट कर लोगे। कमेंट करके बताना जरूर कितने सही हो रहे हो। ठीक है, so the principle is saying that mistake of fact it makes contract void. ठीक है, मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट फ्रॉम बोथ पार्टीज, ठीक है, वो यहाँ पे साइलेंट है, वो आपको मतलब खुद ही डिटरमाइन करना होगा कि क्वेश्चन में किस तरीके की मिस्टेक है। तो ए और बी दोनों एंटर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एक बिलीफ के साथ, एक यकीन के साथ कि एक शिप में कार्गो है, मतलब वो जिस शिप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे इनको लग रहा था कि शिप में कार्गो होगा, उसी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अच्छा दोनों को ही नहीं पता था कि वो शिप डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस तरह का फैक्ट दिया है क्वेश्चन में, हमको तो इंटरप्रेट करना है। आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने कैसे इंटरप्रेट कर लिया कि दोनों को पता है कि वो शिप डिस्ट्रॉय हो गया, कि यहाँ पे कहीं इस तरीके का एक्सप्लिसिटली कुछ इस तरीके का मेंशन्ड है कि किसी एक पार्टी को नहीं पता था या एक को पता था, इस तरीके का कुछ भी मेंशन नहीं। तो आप यही मान के चलोगे कि ए और बी दोनों को ही नहीं पता था। और ये आप स्किल्स कैसे डेवलप करोगे, जितनी ज़्यादा आप आरसीज अटेम्प्ट करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना। मॉक्स के पीछे नहीं भागना है भाई। देखो मॉक्स क्या होता है, मॉक्स बेसिकली कि आप एकदम एग्जाम लेवल पैटर्न अटेम्प्ट कर रहे हो, बट पहले अपने कंसेप्ट्स पे तो काम करो। मॉक देने लायक तो अपने आप को बनाओ। तो उसके लिए पहले हमें जस्ट स्टिक टू सेक्शनल असाइनमेंट्स। तो क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का? ऑब्वियसली दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था कि हम जिस शिप को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो शिप ही डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आंसर बी, वॉइड। एक्सप्लेनेशन इज सेइंग मिस्टेक ऑफ फैक्ट मेक्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल इज सेइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है, प्लस जो उसकी कंसिडरेशन होती है, ये दोनों वैलिड होने चाहिए। जैसे सपोज ए और बी दो पार्टीज हैं, दो लोग हैं। ठीक है, और सपोज ए ने किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर लीक करा दिए, अब वो उसे बेच रहा है बी को। ठीक है, तो अब सपोज मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए और वो बी से कहता है कि मैं आपको वो पेपर दे दूंगा 20,000 रुपए के लिए। तो अब वो उसको तो दे देता है, उसको वो क्वेश्चन पेपर तो दे देता है, लीक क्वेश्चन पेपर जो थे, बट अब बी उसको नहीं 20,000 रुपए दे रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ए इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकता है? आप लोग सोचते रहना। ठीक है, बट मतलब क्या इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा? ऑब्वियसली नहीं वैलिड होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा? क्या रीजनिंग आप लोग दोगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था कि यूनिवर्सिटी के लीक्ड पेपर पहुंचाना, ये वैलिड नहीं था। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जैसे ए और बी का मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया उसमें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है कि ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर सेल ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग। कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऊपर ही दिया कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल नहीं है, तो ये क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, दैट इज वॉइड। तो एक्सप्लेनेशन क्या करिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल इट इज सेइंग दैट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आप लोग को, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के ना स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन रहता ही रहता है। तो इसका हम लोग फैक्ट्स देखने से पहले ही, ये मतलब ये जो फैक्ट्स है ये देखने से पहले ही इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? जैसे सपोज ए और बी है यहाँ पे दो पार्टीज। ठीक है, ए ने बी को ऑफर किया कि ए ने बी को एक लेटर लिखा। ठीक है, लेटर लिखा, लेटर इनके पास रिसीव हो गया। ठीक है, बी के पास लेटर रिसीव होता है और लेटर में क्या था, ए ऑफर कर रहे हैं बी को कि क्या आप मेरी जमीन लोगे, मेरी 5 एकड़ जमीन लोगे आप 20 लाख रुपए में।
अब बी को मतलब था कि हाँ नहीं मुझे तो ये ऑफर एक्सेप्ट है, मतलब आई एक्सेप्ट दिस ऑफर, ठीक है। अब क्या होता है कि बी जो है अपनी एक्सेप्टेंस ले जा करके यहाँ पे पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। अपनी एक्सेप्टेंस मतलब लेटर लिखा, उस लेटर को ले जा करके लेटर उसमें पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। प्रिंसिपल क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में यही फर्क है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, जब ये ए लेटर लिखेगा ऑफर का और वो लेटर जब बी के पास पहुंच जाएगा, जब बी के घर में वो लेटर आ जाएगा, तब इसका कम्युनिकेशन ऑफर का कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अगर ऑफर के हिसाब से एक्सेप्टेंस की भी समझोगे, जैसे ऑफर कंप्लीट होता है, ऑफर का जैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है वैसे ही एक्सेप्टेंस का होता होगा, नहीं वैसे नहीं होता। आप लोग क्या सोचोगे कि भाई जब इन्होंने इनको लेटर लिखा और जब इनके पास रिसीव हो गया तब इनके लिए ऑफर कंप्लीट हो गया, तो ऐसे ही जब ये अपनी एक्सेप्टेंस लिखेंगे और वो एक्सेप्टेंस जब इनके पास पहुंच जाएगी तब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, यही चीज हमें समझनी है, ठीक है। यहां पे अगेन ये क्या कह रहा है, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे ही बी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि अब वो रास्ते में जाने वाला है, मतलब अब वो रास्ते में है लेटर, ठीक है। तो जैसे ही बी यहां पे लेटर बॉक्स में डालेगा ना लेटर एक्सेप्टेंस का अपनी, वैसे ही वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अगेन मैं फिर से बहुत इजीली समझा रहा हूं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन द ऑफर लेटर इट हैज बीन रिसीव्ड बाय दिस पार्टी, ठीक है। जब वो दूसरी पार्टी के पास आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तब वो जैसे अभी मेल वाला क्वेश्चन आया था, ईमेल वाला, उसमें वो ऑफर कब कंप्लीट माना गया था, सॉरी ऑफर नहीं, वो थोड़ा सा अलग, वो अलग चीज थी, हाँ वो भी कम्युनिकेशन ही था, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही था। हाँ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का ही क्वेश्चन था जिसमें वो ईमेल आती है, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले किया था, वो ईमेल आता है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि वो जो ऑफर है वो कब कंप्लीट माना गया था, जब वो ईमेल उसको रिसीव हो गया था, जब वो उसके ईमेल उसके इनबॉक्स में आ गया था। सिमिलरली ऐसे ही जब वो लेटर बी के पास आएगा ना ऑफर लेटर, तब तो वो ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, जैसे ही बी अपनी एक्सेप्टेंस लिखकर इस लेटर बॉक्स में डालाएगा, ठीक है। जैसे ही बस डाल देगा वैसे ही ए के लिए वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि जब वो एक्सेप्टेंस वाला लेटर ए के पास पहुंचेगा तब वो कंप्लीट होगी, भाई वो लेटर पोस्ट करेगा उसके 5-6 दिन के बाद लेटर ए के पास रिसीव होगा, ठीक है। बट जैसे ही द मूवमेंट बी पोस्ट द लेटर, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इट वुड बी डीम्ड कंप्लीट। ऑलराइट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं हुए होगे, है ना। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ए सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन मंडे, इट रीचेस बी ऑन थर्सडे, व्हेन इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगेन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन मंडे, ठीक है, यानी कि ये पोस्ट कब कर रहा है, मंडे को। प्रिंसिपल क्या कह रहा है, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कोर्स व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि मंडे को ए ने ट्रांसमिशन में डाल दिया लेटर को, ठीक है। इट रीचेस बी ऑन थर्सडे, बी को वो लेटर मिल रहा है थर्सडे को। व्हेन इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड। अब इतना स्टूडेंट्स हमने अच्छे से डिस्कस किया, आई होप आप लोग क्वेश्चन आंसर को अब डिटरमाइन कर लोगे, ठीक है। मंडे को व्हेन पोस्टेड, थर्सडे को व्हेन इट रिसीव्ड, सी कह रहा है ऑप्शन व्हेन बी रीड्स इट, ऑप्शन डी कह रहा है व्हेन बी रिप्लाइज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग अब सही आंसर को डिटरमाइन कर लोगे। हमने मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल में इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा है ना। So the correct answer for this question, as we discussed and as we applied this principle, the correct answer should be A, है ना। देखिए करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, क्योंकि ए को ही उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया था, ए को ही उसने अपनी एक्सेप्टेंस जो है उसमें लेटर बॉक्स में डाल दी थी, तो बस उसी टाइम पे वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा, है ना। तो एक्सप्लेनेशन क्या करें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द पोस्टल रूल एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन पोस्टेड इवन इफ डिलेड, ठीक है। चाहे वो मतलब मान लो वेंसडे को वो एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचता है वापस ए के पास, वो सपोज 5 दिन बाद पहुंच रहा है तो भी कोई इशू नहीं है। उसने बी ने जैसे ही वो लेटर में डाला, मंडे को उसने अपनी एक्सेप्टेंस डाल दी थी, मंडे को ही कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। उसी के उल्टा ऑफर में क्या होता है, ऑफर में ये होता है कि जब सामने वाली पार्टी के पास रिसीव हो जाएगा
तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है? जैसे ही आप उसे ट्रांसमिशन में डाल दोगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अगेन, contract entered under coercion is voidable. Very simple question, very simple principle that any contract which is entered under coercion is voidable. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? A forces B at gunpoint to sell his bike. Contract is A forces B to at gunpoint to sell his bike. Contract is क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सिंपली सेइंग कि coercion is voidable. ठीक है, ये क्या हो रहा है? थ्रेट का इन्वॉल्व हो रहा है, फोर्स का इन्वॉल्व हो रहा है, यानी ये हो क्या रहा है? कोअर्शन हो रहा है। तो प्रिंसिपल के हिसाब से कौन सा आप यहाँ पे प्रिंसिपल के हिसाब से क्या आप अप्लाई करोगे? इट इज सेइंग वॉइडेबल, तो अब आपको वॉइडेबल ढूंढना है। ऑप्शन ए कह रहा है वैलिड, ये नहीं होगा। बी कह रहा है वॉइड, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है वॉइडेबल एट बीज ऑप्शन, और बी के साथ ही हुआ था कोअर्शन, तो फिर बी की इच्छा पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी आंसर सी, वॉइडेबल एट बीज ऑप्शन, राइट। सो एक्सप्लेनेशन क्या करी स्टूडेंट्स? कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय कोअर्शन इज नॉट फ्री, contract is voidable at the victim's choice. All right, so the next question is students, principal it is saying agreement to do impossible act is void. ठीक है, कि भाई चांद तारे तोड़ लाऊंगा और बारिश करा दूंगा पैसे की, या इस तरीके का कोई भी कि इस तरीके का कोई भी तर्क, इस तरीके का कोई भी प्रॉमिस, ये मतलब इस तरीके का कोई भी अग्रीमेंट ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ ब्रिज टू द मून। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, देखो प्रिंसिपल क्या कह रहा है वही आपको अप्लाई कर देना है। प्रिंसिपल कह रहा है अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, क्वेश्चन कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ ब्रिज टू द मून, चांद तक का वो बना देगा पुल। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज प्रिंसिपल के हिसाब से ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ही कह रहा है इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, तो हमें यहाँ वॉइड ढूंढना है, तो वॉइड इज गिवन इन ऑप्शन बी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वही बात कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर इम्पॉसिबल एक्ट्स आर वॉइड। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन्वॉल्व्स प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस कॉस्ड बाय द थर्ड पार्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आ गया, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग के लिए मोस्टली देखो सेक्शन 31 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तक ही आता है। ये इंडेमनीफाई या सेल्स ऑफ गुड्स का मतलब ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है आपके क्लैट के लिए, बट स्टिल क्वेश्चन आया तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन, प्लीज गो थ्रू द प्रिंसिपल वंस अगेन, एंड द प्रिंसिपल इट इज सेइंग दैट a contract of indemnity involves promise to save from loss caused by the third party. ठीक है, तो save from loss caused by the third party. The question is saying A promises to pay B if B is sued for breach of contract. तो what type of contract is this? ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, जैसे जो प्रिंसिपल प्रोवाइडेड है, बस यहाँ पे ऑप्शन बी में वो दिया नहीं था, बट ये इंडेमनिटी होता है। इंडेमनिटी बेसिकली वही होता है कि जिसमें ना एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि वो उसको इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनीफाई मतलब कि उसे बचाएगी। किस चीज़ से बचाएगी? लॉसेस से बचाएगी। ठीक है, किस चीज़ के लॉसेस से? अगर वो उसे किसी थर्ड पार्टी से हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी के क्वेश्चंस आ गए जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सो आई होप कि आप लोग को इस सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आप लोग को इंटरेस्ट आया होगा, मज़ा आया होगा। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग इस कि हम लोग डेली बेसिस पे ही एक इस तरीके से सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम लोग ना डेली बेसिस पे एटलीस्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट के, कभी क्रिमिनल लॉ के, कभी फैमिली लॉ के, इसी तरीके के एप्लीकेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग डेली बेसिस पे सॉल्व करें, ताकि आप लोगों की भी ना एक थ्रू आउट दिस पीरियड एक अच्छी प्रैक्टिस चलती रहे एटलीस्ट। तो विद दिस, do follow eye contact lat prep on YouTube.